Hello students, today we are going to take a chapter in civics. Chapter number 1, our constitution. वैसा ये constitution होता क्या है? What is constitution? Well, constitution is a comprehensive document containing the set of rules according to which the government of a country runs. तो constitution होता क्या है? ये एक रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके बदौलत कोई भी देश चलाया जाता है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया को आज़ादी कब मिली? 1947 में। 1947 से लेकर 1950 तक का इंडिया पूरी तरह से रिपब्लिक कंट्री नहीं था। रिपब्लिक इसलिए नहीं था क्योंकि हमें अभी भी अपने देश के लिए कानून बनाना था, किस आधार पर देश को चलाना था, किस प्रकार का कानून देश में रहेगा, इसके बारे में बहुत चर्चा करने के बाद जब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हुआ, तब जाके इंडियन रिपब्लिक को पब्लिकली अनाउंस किया गया कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट रहेंगे। जैसा मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट containing the set of rules according to which the government of a country runs. It regulates the position and powers of the three organs of the government: the legislative, the executive and the judiciary. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है, तीन अलग अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा है लेजिस्लेचर का, दूसरा हिस्सा है एग्जीक्यूटिव का और तीसरा हिस्सा है जुडिशरी का। तो इन तीनों हिस्सों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों हिस्सों को चलाने में मदद करता है। इट अज्यूम स्पेशल इम्पोर्टेंस एज इट मॉडरेट्स रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वह जो संबंध है गवर्नमेंट का, सरकार का, और जिसके ऊपर सरकार राज करती है, इनके ऊपर यानी सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो संबंध है, उसको वह मॉडरेट कर देता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे और बेचारे जो नागरिक है वो चुपचाप से बर्दाश्त करते रहे, ऐसा नहीं है। या नागरिक मनमानी करे और बेचारी सरकार कुछ ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है। तो ये कानून जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक्चुअली कानून है। हाँ, किस आधार पर देश को चलाना है वो उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट को और सिटीज़न को, इनके जो संबंध है उसको बराबर से मॉडरेट कर देता है। फर्दर इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन बाय रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्ररी डिसीजन। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की रक्षा करता है। किसके खिलाफ रक्षा करता है? सरकार के खिलाफ भी रक्षा कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है वो आड़े टेढ़े निर्णय ले लेती है। इस आड़े टेढ़े निर्णय को हम आर्बिट्ररी डिसीजंस कहते हैं। तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले सरकार को पहले सोचना पड़ता है क्या ये कानून के दायरे में आता है या नहीं। कानून के दायरे में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना कानून इसको लागू होने से रोक देता है। द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन is to ensure smooth governance for the welfare of its citizen. तो कानून का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है कि स्मूथ गवर्नेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। इस प्रकार से शासन किया जाए कि अधिक से अधिक जो लाभ है वो यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए। The principle of the Constitution distinguishes a constitutional or democratic government from an absolute monarchy or a dictatorship. तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये अंतर दिखाता है हमें
अंतर किसके बीच में अंतर दिखाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एब्सोल्यूट मोनार्की के बीच में या डिक्टेटरशिप के बीच में जो तानाशाह होता है, तानाशाह और डेमोक्रेसी के बीच का जो अंतर होता है, ये डेमोक्रेसी का जो अंतर होता है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हमें मिलता है। एनहांसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We have studied in the freedom movement of India that the cabinet mission arrived in India in 1946 and put forward a set of proposals to meet the demands of the freedom fighters. One of these proposals involved setting up of a constituent assembly whose members were to be elected indirectly by the provincial legislature or provincial legislative assembly, that is the lower house. तो हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ, जो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें एक कैबिनेट मिशन प्लान, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप 10th में ज़रूर पढ़ोगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इसके बारे में आपको बहुत अधिक से अधिक जानकारी वहाँ पर मिलेगी। सो वी हैव स्टडीड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया दैट द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946 एंड पुट फॉरवर्ड अ सेट ऑफ प्रपोजल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो हम बहुत सालों से आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे और इस आज़ादी की लड़ाई के लिए डिमांड पूरी करने के लिए इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजा, ये देखने के लिए कि भाई अगर आपको हम आज़ादी दे भी दे, क्या आप इस देश को संभाल पाएंगे, क्या आप इस देश के लिए देश के संभालने के काबिल हो या नहीं हो, आपका क्या प्लान्स है, क्या प्रपोजल्स है। तो उसमें से एक प्रपोज़ल था जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, कि किस प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे या अपने देश को चलाने के लिए किस प्रकार से आप, जैसा लोकसभा राज्यसभा अभी है ना, उस प्रकार का आपका प्लान क्या है। वन ऑफ दिस प्रपोजल इन्वॉल्व सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुज मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ लोअर हाउस। तो तभी आज़ादी मिलने से पहले तो जो असेंबली बनाई गई थी या बनाने का जो प्रपोज़ल था वह इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा, मतलब डायरेक्टली इलेक्शन में लोग इलेक्शन नहीं करेंगे। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोअर हाउस में से, उन्हीं में से कुछ सदस्यों को, कुछ मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बना दिए जाएंगे। इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। द प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द members nominated by the rulers of these states. The Constituent Assembly of Undivided India consisted of 385 members, that is 292 elected and 93 nominated by the princely states. The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रोविंशियल असेंबली का जब इलेक्शन हुआ, प्रोविंशियल मतलब आज जैसा अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो स्टेट के हिसाब का जो इलेक्शंस हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का जो इलेक्शन हुआ, इसे प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस कहते हैं। ये जुलाई 1946 में हुआ था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जब उस वक्त पूरा जो देश था वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था, कुछ हिस्से जो थे वो राजकुमार के पास में, राजाओं के पास में, जो ब्रिटिश को अपना राजा मानते थे, जो ब्रिटिश को अपने से सुपीरियर मानते थे, उनके पास में भी था। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट किया, यहाँ पर इनका इलेक्शन नहीं हुआ। द प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 385 मेंबर्स, यानी इतना ये मेंबर का स्ट्रेंथ था। जो जैसा आज लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होता है, उस वक्त आजकल लोकसभा का 545 ये लोकसभा का स्ट्रेंथ है। तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ था वो 385 था। उसमें से 292 जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे और जो 93 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। कहाँ से आए थे ये? प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर ऐसा सवाल आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held in December 9,
1946. It was held at the present Central Hall of the Parliament and was presided over by Dr. Sachidananda Sinha, the oldest sitting member of the Central Assembly. तो जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके जो चेयरपर्सन थे या जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ऑन December 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उनके सीनियरिटी के बेस के हिसाब से जो उम्र में सबसे बुज़ुर्ग थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और जब 11 दिसंबर को इलेक्शन हुआ 1946 में, उसी समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। अब हुआ क्या, तभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी। मुस्लिम लीग का अपना ही डिमांड था, मुस्लिम लीग का डिमांड था कि वह इंडिया से अलग होना चाहते हैं। वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स है वहाँ पर वो पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाना चाहते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी तो उसको बॉयकॉट कर दिया, उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली to demand the creation of a separate state called Pakistan. Consequently, the members representing the territories which went to Pakistan withdrew from the Constituent Assembly. फिर जब आज़ादी जब हुई 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो जो पाकिस्तान का जो हिस्सा बना वहाँ के जो लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। As a result, the membership of the Constitutional Assembly of India stood at 299 against the original number of 385 members. Of these, 284 were actually present on November 26, 1949 and appended their signature to the Constitution as finally passed. Dr. Rajendra Prasad continued to be the President of the Constituent Assembly of India. Between December 9, 1946 and August 14, 1947, the Assembly held 5 sessions. तो मुस्लिम लीग ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट किया, उनका डिमांड था कि उनको एक नया देश बनाना है, पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनाना है। तो जब आज़ादी जब मिली तो हुआ ये, या आज़ादी मिलने से पहले ही इनके जो मेंबर्स थे उन्होंने इसमें से विड्रॉ कर लिए। तो जो रिज़ल्ट क्या था, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्ट्रेंथ क्या था 299 और ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या था पहले 385। तो इसमें से 299 में से 285 जब थे वो नवंबर 26, 1949 जब आज़ादी के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने आखिरकार अपना निर्णय लिया था, पक्ष लिया था, तो उसमें से 284 वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट थे 26 नवंबर 1949 को, और उन्होंने अपना सिग्नेचर भी इस असेंबली के ऊपर जड़ दिया। तो बिटवीन December 9, 1946 and August 14, 1947 the assembly had 5 sessions. तो 1946 दिसंबर 1946 और 14 अगस्त 1947 के बीच में असेंबली 5 बार इस बात के ऊपर बैठक करके इस बात के ऊपर चर्चा और निर्णय लेने लगी। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The wide-ranging membership of the Constituent Assembly gave representation to all shades of the public opinion. तो एक बात का ख्याल रखा गया था कि इंडिया के जितने भी समाज थे, इंडिया में जितने भी रहने वाले जो लोग थे, तो उनमें से किसी न किसी सदस्य को इसमें शामिल किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम लोगों में से किसी का प्रतिनिधि, कोई ना कोई प्रतिनिधि था, कोई रिप्रेजेंटेटिव था। क्रिश्चियंस, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस में से थे, पारसीज़ में से थे, सिखों में से थे, एंग्लो इंडियन में से थे, हिंदू समाज में से थे। ऐसे इंडिया में जितने भी समाज थे उनमें से हर एक समाज के कम से कम 1 या 2 मेंबर इस असेंबली में शामिल थे। द वाइड रेंजिंग मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
gave representation to all shades of public opinion. The cabinet mission plan had ensured representation to only 3 categories. कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? जब 1946 में वहाँ से इंग्लैंड से किसी को भेजा गया था तो उसमें केवल जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो क्या था, केवल 3 कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किए थे. उसमें से था 3 कैटेगरीज कौन से थे? द जनरल कैटेगरी था, द मुस्लिम था और द सिख्स था. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्लान था वो कई गुना बेहतर था, क्योंकि इसमें इंडिया के सारे समाज के बारे में ख्याल रखकर, ध्यान रखकर कानून बनाया गया था. द कांग्रेस लीडर्स had however ensured that other communities like the Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled caste and scheduled tribes got representation. तो उस समय में भी कांग्रेस ने ये कोशिश की थी कि मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरी, यानी जो हिंदू था उनको जनरल कैटेगरी में मानते थे, तो हिंदू, मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो बाकी जो थे, जो माइनॉरिटीज़ थे, जैसे एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी रिप्रेजेंटेशन जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें शामिल किया जाए. द एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर फ्रैंक एंथोनी and Mr. S.H. Prater. The Indian Christians by Dr. H.C. Mukherjee and Joseph D'Souza, and the Parsis by Dr. H.P. Modi. Though the Muslim League had boycotted the assembly, there were still 2 members, Zafar Imam and Muhammad Sadullah, who represented the Muslim community. The Sikhs were represented by Sardar Hukum Singh and Ujjal Singh. It can be said that the Constituent Assembly was truly national in character. Objectives resolution. When the Constituent Assembly started the work of drafting the Constitution, Pandit Jawaharlal Nehru proposed the Objectives resolution on December 13, 1946. So who proposed the Objective resolution and when? Pandit Jawaharlal Nehru proposed the Objective resolution on December 13, 1946. The resolution highlighted the objectives and laid down the national goals. 1. Free India will be nothing but a republic. 2. The ideals of social, political and economic democracy would be guaranteed to all people. 3. The republic would grant fundamental rights to citizens. 4. The state would safeguard the rights of the minorities and backward classes. The Objective Resolution was passed by the Constituent Assembly on January 22nd, 1947. तो इस प्रकार से जब जो रेजोल्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया और फॉरवर्ड किया. इस रेजोल्यूशन में क्या क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके नेशनल गोल्स क्या थे. सबसे पहला तो इंडिया जो रहेगा वो एक रिपब्लिक रहेगा, एक गणतंत्र रहेगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पब्लिक. दूसरा, जो इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वह सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सबको गारंटी करेगी. सोशल डेमोक्रेसी रहेगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रहेगी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रहेगी. मतलब क्या है कि आप किसी समाज को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते, उन्हें ऑक्यूपेशन, उनके हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन लेने से, चॉइस करने से आप रोक नहीं सकते, और उनको पढ़ाई से और बाकी सोशल कार्य से आप रोक नहीं सकते. तीसरा, सबको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, जो बेसिक जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, सभी के लिए बराबर राइट्स होंगे, कोई ऊंचा नहीं होगा और कोई नीचा नहीं होगा. और कानून जो है वो माइनॉरिटीज़ की और बैकवर्ड क्लासेस की जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको सेफगार्ड करेगा. Drafting Committee. The Indian Independence Act 1947, by which 2 independent states of India, Pakistan were created, India and Pakistan were created, recognized the existence of the Constituent Assembly of India. This legal sanction enabled the Constituent Assembly to function after India's independence. तो जब इंडिया को, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे
ओके, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को दो नए देशों में बांट दिया। इंडिया जो पुराना जो एक बहुत बड़ा देश था उसको तोड़कर पाकिस्तान एक अलग हिस्सा बना दिया, और ये 1947 में, तो ये जो एक्ट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इस एक्ट के नाम से ये जाने लगा। तो क्योंकि अब नया देश क्रिएट हुआ तो इसको चलते हुए तो लीगल सैंक्शन मिल गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब अपने देश के लिए, इंडिया के लिए खुद अपना जो कानून है वो बना सकती है। This legal sanction enabled the Constituent Assembly to function after India's independence. The Assembly became a sovereign body to carry on its work. It appointed 8 committees. The Drafting Committee, under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, was set up on August 29, 1947 and was entrusted with the task of drafting the Constitution. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, और उनके सपूत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, was one of the architects of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ये, इनको पॉपुलरली हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, और ये जो कानून के जो बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उनमें से एक प्रमुख आर्किटेक्ट है, यानी वन ऑफ द मेन फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है। हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, कानून को भले भांति जानते थे, और इंडिया को उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून दिया है। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ही वॉज एन एमिनेंट जूरिस्ट, economist, politician and social reformer. The text of the constitution prepared by Baba Saheb provided for constitutional guarantees and protection for a wide range of civil liberties for individual citizens, including freedom of all religion, the abolition of untouchability, social rights for women, and the system of reservation of jobs in the government services for members of the scheduled caste and the scheduled tribes. तो ये खुद एक पीड़ित थे और ये जानते हैं कि पीड़ा क्या होती है। इस प्रकार से उन्हें जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए था, लोगों को किस प्रकार से कानून का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसने अपने अनुभव का बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो लोगों के लिए क्या गारंटी करता है, सिविल लिबर्टीज़ गारंटी करता है। हर नागरिक को, हर एक प्रकार के जो लोग हैं इंडिया में, जितने भी किस्म के लोग रहते हैं, उन सबको सिविल लिबर्टीज़ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। वो अपने मन से उन्हें जो धर्म पसंद आता है वो वह धर्म अपना सकते हैं। देखो, हम जिस फैमिली में हम जन्मते हैं, हाँ, तो हम ऑटोमेटिकली और नेचुरली हम वही धर्म अपना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने की इच्छा होती है। तो क्या ये ऐसा अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, क्या ये चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। ये धर्म परिवर्तन करने का अधिकार जो है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये देखा है कि हमें हमारे हिसाब से धर्म चुनने का अधिकार मिल जाए। द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो समाज उस ज़माने में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय भी, ये छुआछूत को बहुत मानते थे। कोई अपने आप को बहुत ऊंची जाति के समझते थे और कुछ लोग को नीची जाति के तौर पे देखा जाता था। और जो नीची जाति के लोग थे, उनसे जितना भी छोटा मोटा जो काम होता था, जो गंदा काम होता था, वह उनसे करवाते थे और इनसे दूरी बनाए रखते थे। इन्हें अपने आसपास भटकने की कोशिश नहीं करने देते थे। तो ये जो है वो ये भी अबॉलिश करवाया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। सोशल राइट्स फॉर विमेन एंड द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। विमेन को भी सोशल राइट्स दिलाया गया। तो हमारी जो औरतें थीं, उनको बहुत सालों तक का अधिकार नहीं मिला था, बहुत सारी अधिकार नहीं मिला था।
खास करके मेडिवल पीरियड में, एंशियंट पीरियड में काफ़ी अच्छे तौर से ट्रीट किए गए थे वेमेन, लेकिन मेडिवल टाइम में, इतिहास के बीच में कहीं तो भी हमने औरतों के साथ में सही ढंग से पेश नहीं किया, या उनको सही जो उनका जो अधिकार उनको नहीं दिया। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी देखा कि औरतों को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है इनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें सीट्स, कुछ सीट्स जो है उनके लिए रिज़र्व की गई थी, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले थे वो उस ज़माने में बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्होंने बहुत अत्याचार देखा था और उनके साथ में बहुत अन्याय हुआ था। तो इस अन्याय का भरपाई करने के लिए और उनको बाकी लोग के बराबर लाने के हिसाब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए जॉब्स जो है वो रिज़र्व करके रखा था। In order to shape India into a complete sovereign democratic republic in which the liberty and dignity of the individual is ensured, along with national integrity, Dr. Baba Saheb incorporated the following principles in the Constitution of India. तो इंडिया को एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए बाबा साहेब ने ये फॉलोइंग जो है ये इसमें इनकोऑपरेट किया, इसमें डाला है। पहला, मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस एंड वॉर। तो सबसे पहला तो उन्होंने क्या ध्यान रखा कि जो कानून जो हम बना रहे हैं ये वर्केबल हो, यानी ये ऐसा होना चाहिए, ये कोई सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, जो लागू कर सके और लोग इसका पालन कर सके। अगर आपने बहुत कड़े कानून बनाए तो बगावत हो जाएगी, लोग उस कानून को तोड़ेंगे, उस कानून को नहीं मानेंगे। तो बाबा साहेब ने ये देखा है कि जो कानून जो है वो एक प्रकार से फ्लेक्सिबल हो, समय के हिसाब से इसको परिवर्तन, इसको चेंज कर सकते हैं, मजबूत हो, कि ताकि जब देश संकट में है, जब जंग चल रहा है, वॉर चल रहा है, उस समय क्या कानून रहना चाहिए और शांति के समय किस प्रकार से देश को चलाना चाहिए, ये सब बातों को ध्यान रखते हुए कानून बनाया गया। Providing special safeguards to the minorities and certain classes who are socially and economically backward. जो minorities थे वो पहले से ही काफ़ी डरे से थे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भी काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी मारा पीटी हुई। तो जो minorities थे इनको अपना देश को छोड़कर नहीं जाने के लिए ऐसे कानून बनाए गए कि उनके अधिकारों को सही रूप दिया गया, कि उनका अधिकार उनसे छीना नहीं गया। प्रोवाइडिंग स्पेशल सेफगार्ड टू द माइनॉरिटीज़ एंड सर्टेन क्लासेस हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ऐसे भी लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए भी कुछ सेफगार्ड्स बनाए थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इन कोऑपरेटिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ टू एंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स of the individuals are not infringed by the center and the state government. In cooperating rights of constitutional remedies मतलब क्या? Constitutional remedies, अगर आपके साथ में अन्याय हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में अन्याय हुआ है और कोर्ट ने गलत न्याय दिया है, तो आप उसका रेमेडीज़, उसका उपाय, उसका सुझाव, रेमेडीज़ मतलब उपाय या सुझाव, उसका सुझाव आपको कोर्ट के दूसरे पहलू से मिल सकता है। अगर आपने लोअर कोर्ट में कोई केस हारा है तो आप हाई कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हो, या फिर आप हाई कोर्ट में अगर हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी राइट ऑफ अपील थे आपके पास में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अगर आपके साथ में अन्याय होता है, फॉर एग्जांपल आपने लोअर कोर्ट में जीता लेकिन अपोजिट पार्टी ने आपके ऊपर केस फाइल करके हाई कोर्ट में अपील कर दिया, वो हाई कोर्ट में जीतेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब अगर कानून ने आपके साथ में गलत किया है तो इसको सुधार करने के लिए भी एक कानून बनाया गया है कि आप जाके हायर कोर्ट को अपील कर सकते हो। इन कोऑपरेटिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ टू एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अगर आपसे कोई आपका अधिकार छीन लिया है तो उसके खिलाफ भी आप, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने आपके साथ में अन्याय किया है, तो with the rights of constitutional remedies you can file a case against the government, contest or fight a case against the government and get back your rights of fundaments. तो फंडामेंटल राइट्स मतलब आपके बेसिक राइट्स है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स है। अगर गवर्नमेंट आपसे अधिकार छीन लेती है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। Single citizenship, single judiciary and uniformity in fundamental laws to integrate Indian society। तो अमेरिका के जैसे कैसा, अमेरिका के जो नागरिक होते हैं वो अमेरिका के नागरिक भी है और वो पर्टिकुलर स्टेट जो जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, हाँ, जैसे कैलिफोर्निया को बिलोंग करते होंगे तो कैलिफोर्निया के सिटीज़न है वो और अमेरिका के सिटीज़न है, तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप एक महाराष्ट्रियन हो तो भी आप इंडियन हो, अगर आप एक गुजराती हो तो भी आप एक इंडियन हो, अगर आप पंजाबी हो तो भी आप एक इंडियन हो। तो अपना जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल जुडिशरी का मतलब क्या होता है? सिंगल जुडिशरी मतलब सभी के लिए कानून एक जैसा है। कानून के देखना, कानून के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तराजू है, तो ये बताता है कि कानून सभी के लिए बराबर न्याय करता है, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। तो सिंगल जुडिशरी है, तो आप किसी एक धर्म वाले के लिए अलग जुडिशरी, दूसरे धर्म के लिए दूसरी जुडिशरी, या माइनॉरिटीज़ के लिए अलग जुडिशरी, या फिर अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक ही न्याय है, एक ही कानून है। एंड यूनिफॉर्मिटी इन फंडामेंटल लॉज टू इंटीग्रेट द इंडियन सोसाइटी, और जो फंडामेंटल लॉज है सभी के लिए बराबर सा है। ये इसलिए किया गया है कि इंडियन सोसाइटी को एकजुट बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। देयरफॉर ही प्रपोज द स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। इसलिए सेंटर के पास में स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा अधिकार है। सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा अधिकार इसलिए दिया गया है कि कहीं स्टेट अपना अलग कानून ना बना ले, या स्टेट सेंटर से भटक ना जाए, देश से भटक ना जाए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हर वक्त थोड़ा वीक बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से स्ट्रांग बनाया गया है। इन कोऑपरेटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए इनकोऑपरेट किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो की, ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है लोगों के हित में होना चाहिए, और इस प्रकार से कि ताकि हर नागरिक जो है वो संविधान से संतुष्ट रहे, संविधान से खुश रहे और देश को बढ़ाने में, देश की तरक्की करने में अपना सहयोग दे। अगला टॉपिक है रीडिंग्स। द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली clause by clause. Since November 4, 1948, thereafter, the draft underwent the second reading, which was completed on October 17, 1949. It was followed by the third and the final reading, which were completed on November 26, 1949. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को रिपब्लिक यूं ही बना दिया गया। इसके ऊपर काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी विचार विमर्श करके, काफ़ी इसकी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको पास करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो जो रीडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो कानून लागू करना चाहते हो, जो नियम बनाना चाहते हो, उसके ऊपर पहले बहस होगी। जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है उसमें अपोजिशन पार्टी भी होती है, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी इसके ऊपर चर्चा करती है, बहसबाजी करती है, डिस्कस करती है, और इसमें जो नुक्स होते हैं, जो भी कुछ कमजोरियाँ है उसको निकालने की, इसको जड़ से निकाल कर फेंकने की कोशिश करती है। तो पहला रीडिंग जो हुआ था वो यानी द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज को उन्होंने डिस्कस किया। नवंबर 4 से लेकर नवंबर 4 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का। तब जाके पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, इस प्रकार की रीडिंग करने के बाद में, फाइनल रीडिंग के बाद में ये 1950 में 26 जनवरी 1950 में इंडिया को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया।
The draft was discussed by the Constituent Assembly clause by clause since November 4, 1948. Thereafter, the draft underwent the second reading, which was completed on October 17, 1949. It was followed by the third and the final reading, which were completed on November 26, 1949. टाइम टेकन, तो कानून बनाने में कितना समय लगा, संविधान कंप्लीट करने में कितना समय लग गया. It took nearly 3 years for the Constituent Assembly to finally pass the Constitution. At the time of its signing, the Constitution consisted of 395 articles and 8 schedules. तो 3 साल का समय लग गया, लगभग 3 साल का समय लग गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. और जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था, तो उस वक्त कानून में 395 आर्टिकल्स थे, संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और उसमें 8 स्केड्यूल्स थे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया गया और कब किया गया. आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड सम अदर्स केम इनटू फोर्स इमीडिएटली. जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, तो केवल चंद जो कानून थे वो लागू है. ओके, आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप and some others came into force immediately. This was to enable persons displaced as a result of the partition to register themselves as Indian citizen. तो ये इसलिए किया गया था कि ताकि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, जो नया पाकिस्तान बना था ना, जो अपना वेस्ट पंजाब जो था वो उसको पाकिस्तान बना दिए. तो वेस्ट पंजाब के हिसाब से वहाँ से जो लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए, उनको कि ताकि अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सके और इंडियन रजिस्टर जो होता है, सिटीज़न रजिस्टर जो होता है, ICR इंडियन सिटीज़न रजिस्टर जो होता है, उसमें अपना नाम चढ़वा ले. तो इसलिए 1949 में 26 नवंबर 1949 में ये कानून लागू किया गया कि आप अपने आप को इंडिया का नागरिक घोषित कर सकते हो, अपना नाम जो है वो रजिस्टर में चढ़वा सकते हो. The Constitution was adopted and passed by the Constituent Assembly on November 26, 1949. तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अडॉप्ट किया और उसको पास किया नवंबर 26, 1949 में. The Constitution was adopted and passed by the Constituent Assembly on November 26, 1949. The Constitution as a whole came into force with effect from January 26, 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ और उसे कब लागू किया गया, ये दोनों अलग अलग चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना और उसको टू ब्रिंग इनटू इफेक्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ है नवंबर 26, 1949 में पास हुआ है और उसको लागू कब से किया, उसको इम्प्लीमेंट कब से करना चालू किए, 26 जनवरी 1950 से उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए. सो विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी राजगोपालाचारी became the Governor General. He replaced Lord Mountbatten. लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे. यानी 1947 आज़ादी मिलने के बावजूद भी वह इंडिया में रुक कर इंडिया का कानून बनाने में सहयोग किया, मदद की. विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी राजागोपालाचारी became the Governor General. He replaced Lord Mountbatten. The Constituent Assembly became the provisional parliament until the new general elections were held in 1951 and 52. तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वही सरकार बन गई, वही प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गया और 1951-52 में इलेक्शंस हुए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडिया के पहले राष्ट्रपति बन गए। सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26 जनवरी ही ये डेट पर ही क्यों ये लोग जो है वो उस निर्णय पे क्यों आए। द डेट जनवरी 26, 1950 फॉर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्पेशली सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो 26 जनवरी 1950 ये इतिहास में हमारे लिए एक ख़ास दिन है जब हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था, संविधान जो है वो फोर्स में लाया गया था। तो ये 26 जनवरी ही क्यों, क्योंकि इतिहास के अनुसार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन हुआ करते हैं। द डेट 26 जनवरी 1950 वॉज for commencement of the constitution was specially selected because of its historical importance. It was on this date, January 26, 1929, that the Lahore session of the Indian National Congress had for the first time given the call for the Purna Swaraj और complete independence. क्योंकि 26 जनवरी 1929 लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ये घोषित किया था कि हम पूरी तरह से आज़ादी लेना चाहते हैं। फुल फ्लेज आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था ये 26 जनवरी 1929 को लाहौर सेशन में ये तय किया गया था कि अब हम अंग्रेज़ों से अलग होना चाहते हैं और हमें पूरी प्रकार की आज़ादी चाहिए, कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। सिंस देन द डे वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे अप टू 1947। तो 26 जनवरी जो है वो 26 जनवरी 1929 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक का ये इंडिपेंडेंस डे ही माना जाता था। ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम independent and 15 August 1947 became the Independence Day of India. January 26 was designated as the Republic Day. क्योंकि अब एक नया आज़ादी का दिन आ गया, एक नया स्वतंत्र दिवस आ गया, तो दो स्वतंत्र दिवस तो नहीं हो सकते, 26 जनवरी में स्वतंत्र दिवस और 15 अगस्त में स्वतंत्र दिवस, तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना जाने लगा। तो इस चैप्टर का जो फैक्ट फाइल क्या है, चलो एक बार फैक्ट फाइल की तरफ भी नज़र फिरा लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड कब, जुलाई 1946। फर्स्ट सेशन कब हुआ, दिसंबर 9 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज और पास कब हुए, दिसंबर 13 1946 को प्रपोज हुआ और जनवरी 22 को 1947 को पास हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप कब हुई, अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ये हुई, सेटअप हुई। फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीटेड कब हुआ, फरवरी 1948 में हुआ। फर्स्ट रीडिंग कब हुई, नवंबर 1948 में हुई। सेकंड रीडिंग कब हुई, अक्टूबर 17 1949 में हुई। थर्ड रीडिंग कब हुई, नवंबर 14 1949 में हुई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पास और एडॉप्टेड कब हुआ, नवंबर 26 1949 को पास हुआ और इफेक्ट कब से इफेक्ट हुआ, यानी कब से लागू किया गया, जनवरी 26 1950 से लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स अनडिवाइडेड इंडिया बाय इटसेल्फ। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मेंबर्स थे, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब 385 मेंबर्स थे, और जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए तब कितने 299 मेंबर्स हुए। एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल्स कितने शेड्यूल थे, कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो ये समरी है चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर करके आप शाम तक का उसको असाइनमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा।